हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मेडिकल गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समथिंग रिगार्डिंग ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या किस वजह से डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फर्स्टली एक टर्म होता है एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया क्या होता है? ये एक कंडीशन है जिसमें लंग्स के पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती है एयर की। लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और अगर एयर की सप्लाई नहीं होगी तो कुछ देर के बाद अगर ब्रीदिंग नहीं होगी तो हार्ट है और जो लंग्स हैं वो अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देंगे और डेथ कैन अकर। सो एस्पेक्सिया इज़ अ कंडीशन इन विच लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जनरली होता कैसे है, जैसे एक ओवरव्यू देखते हैं। दो पिक्चर्स हमारे पास हैं, एक में लिखा गया है इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स एयर का अंदर लेना, एक्सहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकालना या एयर का बाहर छोड़ना। सो इसमें हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स हम बोलते हैं। डायफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है जो एक्ट करता है, हेल्पफुल रहता है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन जनरली कब होता है? जब हमारे पास जो जो लंग्स की कैविटी है वो इंक्रीज करेगी तो जो हवा है वो एनवायरनमेंट से अंदर जाएगी बॉडी के अंदर, और जब कैविटी का साइज़ डिक्रीज़ होगा, जैसे ही कैविटी का साइज डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हवा है वो बाहर आएगी, जिसे हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। इन एरोज से हमें क्या दिखाया जा रहा है, ये कि जो लंग्स की कैविटी है उसका साइज डिक्रीज हो रहा है, और अगर एरोज आउटर साइड है मीन्स जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और एयर अंदर जा रही है। ये जनरली मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ नो ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग नहीं है, कोई सांस नहीं ले पा रहा, तो उसके क्या रीजंस हैं? फर्स्ट क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पासेस। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकता है? जैसे कोई फॉरेन बॉडी इनहेलेशन हो जाए, जैसे किसी बच्चे ने कोइन अगर इनहेल कर लिया, गले में सिक्का अटक गया तो हवा नहीं जा पाएगी अंदर, या किसी ने आर्टिफिशियल टूथ अगर लगाए थे वो अंदर की साइड चले गए तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है एयरवे को। फूड एयर, हमारे पास विंड पाइप होती है और फूड पाइप होती है। विंड पाइप जिससे सांस अंदर जाती है, दैट इज ट्रैकिया। अगर उसमें खाना चला गया, सांस के नली में अगर खाना चला गया तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रास्ता बंद हो जाएगा। देन सी वीड्स, मड या वाटर चला जाए एयर पासेस में। एक कंडीशन होती है ब्रोंकियल अस्थमा, या अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसकी जो टंग है, जीभ है, वो पीछे की तरफ चली जाए, टंग फॉलिंग बैक इन अनकॉन्शियस पेशेंट। स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज ऑफ द थ्रोट रिजल्ट ऑफ स्काल्डिंग, जैसे कोई जो टिश्यूज़ हैं गले के उनकी स्वेलिंग अगर हो जाए, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं उस वजह से ऐसा हो सकता है। इनहेलिंग ऑफ इरिटेंट गैसेस जैसे कि कोल गैस, एग्जॉस्ट फ्यूम्स, स्मोक या क्लोज्ड ग्रेनरी गैस, मतलब कोई भी ऐसे गैसेस जो पास एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं। ये सारे कॉजेज हैं ऑब्स्ट्रक्शन में एयर पासेस के। अब और सांस लेने में दिक्कत किस वजह से आ सकती है? एक तो है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कुछ रुकावट आ गई। कंप्रेशन ऑफ द एयर पासेस, एक्सीडेंटली ऐसा हो सकता है, जैसे कि फेस या नोज़ है उस पर कवरिंग अगर है तो एयर पासेस कंप्रेस हो गया ना। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट अगर लाइंग, उसका फेस डाउनवर्ड और पिल्लो है, या प्लास्टिक बैग से अगर फेस कवर है, या फिर बहुत टाइटली स्कार्फ या कोई रोप गले के चारों तरफ है अराउंड नेक, या फिर हैंगिंग और थ्रोटलिंग, मतलब जो प्रेशर है विंड पाइप पे प्रेशर अप्लाई कर देना, कंप्रेस हो जाएगा उससे एयर पासेस और सांस अंदर नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट
कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अफेक्ट करेंगी, लाइक एपिलेप्सी, टेटनस, रेबीज़, या नर्व्स डिजीज़ हो सकती है जिससे कि जो डायफ्राम है उसका पैरालिसिस हो जाए, या पॉइजनस बाइट्स, स्नेक बाइट अगर है तो वो अफेक्ट कर सकती है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंडीशंस विच अफेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर। बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ब्रेन रेगुलेट करता है, और ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। तो एक रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के मेडुला पार्ट में। मेडुला ब्रेन का पार्ट होता है और वहीं पे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। अगर ओवरडोज हुई मॉर्फिन या फिर बार्बिचुरेट्स, स्लीपिंग टैबलेट्स जो होती हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, स्ट्रोक की एक कंडीशन होती है जो अफेक्ट कर सकती है रेस्पिरेटरी सेंटर को, मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, अगर वो अफेक्ट होगा तो भी रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी। सो हमने 3 कंडीशंस में देखा कि एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एयरवे का, सेकंड हमने देखा कंप्रेशन हो गया है एयर पासेस का, थर्ड हमने देखा कि मेडिकल कंडीशंस कुछ हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और अभी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सेंटर अगर अफेक्ट हुआ तो भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट। एयरवे का कंप्रेशन होना इज डिफरेंट, और चेस्ट कंप्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि सैंड माइंस में अगर कोई काम करता है, या पिट्स, मतलब कुछ ऐसी कैजुअलिटी इवेंट हुई कि चेस्ट पे कोई सामान गिर गया, जैसे बहुत सारे मिट्टी गिर जाना, या कोई पिलर या कुछ हाउस कोलैप्स अगर हो गया है, मतलब चेस्ट कंप्रेस हो जाए। उसके बाद क्रशिंग अगेंस्ट अ वॉल या बैरियर, या प्रेशर इन अ क्राउड। नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हिल्स पे जाएंगे तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाता है, सो उस वजह से ब्रीदिंग इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। सो कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड्स, ये 2 फैक्टर्स हैं जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें पता चलता है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, तो हमें करना क्या है? व्हाट डू आई से एंड इंक्वायर। साइंस होते हैं नो ब्रीदिंग के, नो फ्लो ऑफ एयर आउट ऑफ द नोज और माउथ। हम सुन सकते हैं एयर फ्लो को, फील कर सकते हैं। चेस्ट ऑफ द विक्टिम डज नॉट मूव अप एंड डाउन। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, सो चेस्ट का मूवमेंट भी नहीं है। एस्पेक्सिया के साइंस में क्या क्या हो सकता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, रेस्टलेसनेस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया, तेज़ तेज़ लंबी लंबी सांस नहीं ले पा रहा, जो वेन्स हैं नेक की वो स्वोलन हो गई हैं, फेस, लिप्स, नेल्स, फिंगर्स ब्लू कलर के हो गए हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में साइनोसिस बोलते हैं। जो पल्स है वो फास्ट हो गई है एंड फीबल हो गई है, मतलब तेज़ तेज़ पल्स चल रही है बट जो उसकी एक्चुअल फील जो होना चाहिए था उससे कम हो गया है। सो हमें करना क्या है? इफ़ द कैजुअलिटी इज़ नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, सांस ही नहीं ले रहा या अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, द फर्स्ट वन स्टेप इज सेफ्टी फर्स्ट एंड कॉल फॉर हेल्प। उसके बाद सिक्योर एंड ओपन एयरवे एंड स्टार्ट CPR। एयरवे को देखना है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई है, विजिबल आइटम हमें कोई दिख रहा है तो उसको रिमूव कर देना है, और उसके बाद CPR स्टार्ट कर देना है। CPR कैसे देना है इसके एक अलग से वीडियो है, आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। रेससिटेशन से वीडियो का टाइटल रहेगा, उसमें प्रॉपर बताया गया है कि CPR के लिए क्या पोजीशन देनी है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस रेट से कंप्रेशंस देने हैं और किस रेट से ब्रीदिंग देना है। होप सो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि अगर अनकॉन्शियस हमें विक्टिम मिलता है और ब्रीदिंग उसकी है
तो हमें रिकवरी पोजीशन देनी है। रिकवरी पोजीशन पे भी डिफरेंट वीडियो एक है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। रिकवरी पोजीशन कैसे देनी है। पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा या नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं है, तो हमें CPR पे जाना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही है। फॉर मोर कीप वॉचिंग मेडिकल गुरुजी, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।